अब 1 साल वाला इंटरव्यू है। अमित शाह जी, आज मैं चाहता हूं आप खुलकर बोले, ये सीए को लेकर जो हुआ, 3 महीने तक भारत में 15 दिसंबर से लेके जब तक कोरोना की महामारी नहीं आई, और आपको याद होगा उस समय भी शाहीन बाग में रास्ते को बंद करके हाईवे को ब्लॉक रखा था। तो इस पर मैं चाहता हूं आप जरूर खुलकर कहें, क्योंकि ये 370 की खबर आई, उसके बाद राम मंदिर पर वर्डिक्ट आई नवंबर में, ये सब शुरू हुआ 8-9 दिसंबर को, और 8-9 दिसंबर से लेके मार्च तक भारत में जो हुआ उस पर लोग जानना चाहेंगे कि आपकी राय क्या है। सरजील इमाम की वीडियो रिपब्लिक भारत में पहली बार गई, वायरल हो गई, जहां पे उन्होंने कहा कि जो चिकन स्नेक है इसको तोड़ दो, भारत के पूर्वोत्तर को भारत से जो 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 जुड़ता है चिकन स्नेक उसको तोड़ दो, वो हमारी जगह है, वहां पे हम कब्जा कर लेंगे। ऐसी बातें हुई। लोग आज कुछ भी कहें, मैंने देखा है आपकी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। दिल्ली में राइट हो गए, 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 3 महीने तक ये पूरा तमाशा चला। मेरा सवाल आपसे बिल्कुल एक है, और अमित शाह जी आप इस पर कहें, 2016 फरवरी भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला स्लोगन शुरू हो गया। 2016 से लेकर 2020 तक जिन्ना वाली आजादी, इतनी खुली छूट क्यों? जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो ताकतें हैं, इनको इतनी खुली छूट क्यों मिल रही है जब आपकी सरकार है? देखिए, कोई खुली छूट नहीं दी गई, चाहे सरजील इमाम हो या भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000। भारत सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं, देशद्रोह के मुकदमे करे हैं। ये भारत तेरे टुकड़े हो 1000 इस नारे पर अब तक दिल्ली सरकार ने देशद्रोह के कलम की परमिशन नहीं दी थी, अब मिल गई है और उस पर भी कार्यवाही हो रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिसने भी देश की एकता और अखंडता को चैलेंज किया है, नरेंद्र मोदी सरकार कोई गोताही करे बगैर कठोर से कठोर सजा हो इसके लिए कटिबद्ध है। मगर ये मामला लॉ एंड ऑर्डर और देश की एकता और अखंडता है। मेरी जिम्मेदारी जिस प्रकार की है इसमें ज्यादा खुलकर नहीं बोल सकता। आप दिल्ली के दंगों के बाद जो दंगाई हैं, इन पर जिस प्रकार की कार्यवाही हुई है, इसका एक बार स्टडी करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इससे कठोर कार्यवाही कभी हो नहीं सकती। और सरजील इमाम जो आपकी चैनल ने सबसे पहले ब्रेक किया था, उसके उस भाषण को भी हमने षड्यंत्र के मामले में लेकर देशद्रोह का मामला भी लगाया है और उन पर स्टॉन्च एक्शन भी लिए हैं। इतना समझ लीजिए अर्णव जी कि धारा 370 हो या सीए हो, ये दोनों देश की एकता और अखंडता के साथ जुड़े हुए मामले हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए जो भ्रांति फैलाई गई है, वो भ्रांति फैलाने वाले को भी अब चिंता हो रही है, और हमने काफी इसकी स्पष्टता भी की है कि इसमें किसी की भी नागरिकता लेने का कोई प्रोविजन कहीं पर नहीं है। इस देश के मुसलमान को इससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मगर फिर भी जैसा आपने कहा, कुछ लोगों ने ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया और कानून और व्यवस्था के मुद्दे खड़े हुए हैं। हमने एक केस दिल्ली के अंदर षड्यंत्र का भी रजिस्टर किया है, और इसके तहत जिसने भी ये कार्रवाई की है, सबको हम कानून की अदालत के सामने खड़े भी करेंगे और बहुत प्रॉम्प्टली प्रोसिक्यूट भी करेंगे। मगर इसमें तो राजनेताओं का भी हाथ है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ये राजनेता तो भड़काते हैं, मगर वो बाद में जाके कपिल सिब्बल ने राज्यसभा में खुद कह दिया कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि सीए के कारण किसी की नागरिकता जाएगी। तो बाहर एक बात, पार्लियामेंट के अंदर एक बात। तो जो राजनेता है जो भड़काते हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? ठहरिए, सिर्फ कपिल सिब्बल जी ने नहीं, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जी और आनंद शर्मा तीनों ने कहा। अब वो तो देश की जनता भी उनको पूछ रही है कि भला किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी तो इस प्रकार के भड़काऊ भाषण 16 दिसंबर को क्यों करे कि रोड पर आ जाइए, अंतिम लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। पूरा परिवार आ गया।
वो तो सोनिया गांधी ने खुद कहा। और ये सारी चीजें, हाँ, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जांच के दायरे में है। जिन लोगों ने भी भड़काए सब जांच के दायरे में। मैं पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा, टोटल षड्यंत्र का मामला। नहीं, मगर आप कह रहे हैं कि हम इसको जांच आप कह रहे हैं कि राजनेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, जो राजनेता है, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। मैंने राजनेता, देखिए राजनेता इस तरह से सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। ये कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है। जिन्होंने भी षड्यंत्र के तहत लोगों को उकसाने का काम किया है, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी।